नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सबकी नजरें अब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सभी नेताओं से एक एक करके नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा की और फीडबैक लिया। कल सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। कल शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया था। इसे शराब घोटाले का दाग धोने और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। लिहाजा आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, उससे बाद से सबकी निगाह इस बात को लेकर टिकी है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी बैठक शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई और इस बैठक में तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, खासकर जो पीएसी के मेंबर्स हैं, वो इसमें शामिल हुए। गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा और जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। सौरभ भजवा इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम पीएसी मेंबर्स के साथ 1 to 1 संवाद किया और उनके मन की हाल जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मन में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्या चर्चा चली, वो क्या चाहते हैं, किसको जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम मेंबर्स से, जो पीएसी के मेंबर्स हैं, उनसे फीडबैक लिया और ये पूरी स्थिति को समझाने की और बताने की कोशिश की। लेकिन अभी भी आज जो मीटिंग हुई उसमें जो है नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में कल सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की एक और बैठक होगी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर होगी। उसमें जो है फाइनल सहमति बनेगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की सत्ता को संभालेगा। ऐसे में कल की जो बड़ी बैठक है उस पर जो है सबकी निगाह, उसी पर यह तय हो पाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री का जो ताज है वो किस आम आदमी पार्टी के नेता के सिर पर सजेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर की करते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर जूनियर डॉक्टरों और सीएम ममता बनर्जी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने आज सुबह ही डॉक्टरों को 5वीं बार मुलाकात के लिए बुलाया था और उन्होंने यह भी कहा था कि यह बातचीत का आखिरी मौका है। इससे पहले 4 बार बंगाल सरकार डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुला चुकी थी, लेकिन लाइव टेलीकास्ट और वीडियोग्राफी जैसी मांगों के चलते बातचीत नहीं हो सकी। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से ही जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और अब ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात चल रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने रामबन और किश्तवाड़ में रैलियां की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि एक बार और इन 3 परिवारों को हरा दीजिए, बीजेपी सरकार आतंकवाद को इतना नीचे दफना देगी कि 7 पुश्तों तक वापस नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर में फिर पत्थरबाजी होगी, गोलियां चलेंगी, आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमले होंगे। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि अगर हम आएंगे
तो जितने भी लोग आतंकवादी जेल में हैं, उनको हम मुक्त कर देंगे। आप चाहते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? एक क्षेत्र ने 90 के दशक में आतंकवाद झेला है। हमारी बिटिया सगुन ने भी अपने परिवार के, अपने पिता का छाया घुमाया है। भाइयों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एनसी और कांग्रेस को जो मंसूबे करने हैं वो कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत पीर पंजाल की ईश्वर आतंकवाद को ला नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी सरकार का वादा है। और एक बार ये 3 परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला गांधी और मुफ्ती परिवार। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। नहीं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला गांधी परिवार, उनका एक ही मकसद है, जीतना। आतंकवाद को शरण में जाने की इनको कोई शर्म नहीं। दिल्ली में एक जिम मालिक की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि शूटर नादिर को मारने के लिए पहले एक 5 स्टार होटल में रेकी करने गए थे। दिल्ली पुलिस पता लगा रही है कि आखिर वहां ये शूटर किसकी रेकी करने गए हुए थे। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अब तक 5 बड़े किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए इन 5 किरदारों पर एनडीटीवी की है पड़ताल। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, रणदीप, हाशिम बाबा, कुणाल छाबड़ा, ये 5 वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द नादिर शाह हत्याकांड की जांच की सुई घूम रही है। किरदार नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई। तो हम नादिर हत्याकांड में बारी बारी से 5 किरदारों की भूमिका और उनकी क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। देश का टॉप गैंगस्टर यानी लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसके गैंग में पूरे देश में 700 से ज्यादा शूटर हैं और देश के कई छोटे बड़े अपराधी उसके लिए काम कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो सुर्खियों में आया और अब नादिर शाह की हत्या के बाद फिर चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने कई महीने पहले नादिर शाह के बिजनेस पार्टनर और दिल्ली में लगभग सभी अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी। लेकिन नादिर शाह ने पुलिस अधिकारियों में अपने रुतबे को दिखाते हुए कुणाल को कहा कोई पैसा नहीं देना है। यही नहीं, नादिर के कहने पर इसी मामले में पुलिस ने लॉरेंस को टॉर्चर भी किया। बस यहीं से नादिर लॉरेंस के निशाने पर आ गया। इस मामले में दूसरा किरदार है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा राजस्थान का गैंगस्टर है और जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद चर्चा में आया। फिलहाल वो अमेरिका में है। किरदार नंबर 2, रोहित गोदारा। रोहित काफी लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा है। वो इतना बेखौफ है कि बड़े बड़े कारोबारियों को सीधा फोन कर
10 करोड़ तक की फिरौती मांग चुका है। उसने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के कहने पर नादिर शाह की हत्या की प्लानिंग की। रोहित गोदारा ने इस साजिश में एक और गैंगस्टर रणदीप को भी शामिल किया। रणदीप आजमगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल अमेरिका में है। किरदार नंबर 3, रणदीप। नादिर शाह की हत्या में तीसरा किरदार रणदीप पूर्वांचल का गैंगस्टर है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ है। दिल्ली में आजमगढ़ के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। अब बात करते हैं इस हत्याकांड में चौथे किरदार की, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हाशिम बाबा की। हाशिम बाबा को दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 2020 में गिरफ्तार किया था। तब से हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में है। किरदार नंबर 4, हाशिम बाबा। हाशिम 2007 से अपराध की दुनिया में है। उसे अब यमुना पार का डॉन कहते हैं। वो संजय दत्त को अपना रोल मॉडल मानता है, इसलिए वो बड़े बाल रखता है। उसने संजू बाबा की तर्ज पर अपना नाम हाशिम बाबा रख लिया। हाशिम बाबा ने अपने करीबी शाहरुख को लॉरेंस के कहने पर सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने के लिए भेजा था। लॉरेंस के कहने पर उसने तिहाड़ जेल में रहते हुए अपने शूटरों को नादिर की हत्या के लिए भेजा। हाशिम इस बात से भी नादिर से नाराज था क्योंकि नादिर की दक्षिणी दिल्ली के गैंगस्टर्स रवि गंगवाल और रोहित चौधरी से दोस्ती थी। अब इस हत्याकांड का 5वां किरदार कुणाल छावड़ा। कुणाल छावड़ा पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है और नादिर का जिगरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। फिलहाल वो दुबई में है। किरदार नंबर 5, कुणाल छावड़ा। कुणाल दिल्ली में लगभग हर एक अवैध कॉल सेंटर चलाता है। पुलिस और बदमाशों को मंथली देता था, फिर नादिर शाह के संपर्क में आया और नादिर का बिजनेस पार्टनर बना। नादिर ने उसकी छोटे बदमाशों और छोटे पुलिस अधिकारियों की मंथली बंद करवा दी। नादिर ने उसे पुलिस के बड़े अफसरों से मिलवाया और फिर वो उन्हें मंथली देने लगा। इसी बीच लॉरेंस ने कुणाल को फोन कर उससे 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी। नादिर ने कहा कुछ नहीं देना। बस फिर इसी जिगरी दोस्त की वजह से नादिर निशाने पर आ गया और आजमगढ़ से लेकर अमेरिका और यमुना पार से लेकर गुजरात और दिल्ली की जेलों में उसकी हत्या की गहरी साजिश रची गई। दिल्ली से कैमरामैन स्टीफन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में एडमिशन लेना हर उस छात्र का सपना होता है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। हर साल लाखों की संख्या में छात्र आईआईटी की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा ही उसमें सफल हो पाते हैं। पर क्यों लगभग हर महीने 1 से ज्यादा आईआईटीएंस अपनी जान दे रहे हैं? बीते 10 सालों में 150% से ज्यादा मामले बढ़े हैं। अब स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित किए जाने की मांग उठ रही है, जिसमें मनोचिकित्सक शामिल हों और आईआईटी के प्रोफेसर शामिल ना किए जाए। 32 महीने और 39 आईआईटीएंस की खुदकुशी के मामले। भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में छात्रों की जान देने के बढ़ते मामलों पर चिंता बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल के 9 महीनों में ही आईआईटी के 10 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। इनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां थीं। आरटीआई के जवाब से मिले आंकड़े बताते हैं कि बीते 20 वर्षों में आईआईटी के 127 छात्रों ने खुदकुशी की है। 2005 से 2014 के बीच आईआईटी के 35 छात्रों ने जान दी। 2014 से 2024 तक 92 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। यानी 10 वर्षों में जान देने के मामले 150% से ज्यादा बढ़े हैं। आईआईटी मद्रास में सबसे ज्यादा 26 छात्रों ने जान दी। आईआईटी कानपुर में 18, आईआईटी खड़गपुर में 14, आईआईटी गुवाहाटी में 13 और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में 10-10 छात्रों ने खुदकुशी की। बाकी मामले दूसरे आईआईटी संस्थानों से रहे। इन सभी मामलों में पढ़ाई लिखाई का दबाव खास वजह के तौर पर देखा गया। अब मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों में इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, जिसमें मनोचिकित्सक शामिल किए जाएं, आईआईटी प्रोफेसर इसका हिस्सा ना हो। पहले 4 महीने में हमें एक सुसाइड का समाचार आता था, अब 4 महीने में एक बार, और अब लगभग हर महीने हमें एक समाचार आता है कि आईआईटी के किसी छात्र या छात्रा ने उनका सुसाइड से देहांत हो गया है। तो छात्रों के स्तर पर देखिए, सबसे बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे को पीयर मेंटरशिप प्रोवाइड करें,
चाहे वो हॉस्टल के छात्र हों, चाहे वो सीनियर्स हों। इंस्टीट्यूट के लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि एक एकेडमिक फ्रीडम मिले बच्चों को, जिससे कि एकेडमिक स्ट्रेस जो है नंबर 1 कारण है, कम हो सके। मिनिस्ट्री के लेवल पे एक बहुत सबसे बड़ा स्टेप मिनिस्ट्री का है, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, ये जिसमें साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, लीगल पीपल हो, लॉ के एंड पुलिस फोर्स के कुछ लोग हो, परंतु आईआईटी के प्रोफेसर और डायरेक्टर ना हो, और ये निर्धारित करे कि ये 127 बच्चों की जो जान गई है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है। मुंबई के बड़े अस्पतालों और इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी से जुड़े देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेहद जरूरी है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इज अ मस्ट एंड इट इज डन इन द आर्मी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का काम यह होता है कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, शायद एक सोशल एक्टिविस्ट, एक लॉयर या एंड अ पोस्टमार्टम पर्सन बैठ के पूरा उसका हिस्ट्री स्कैन करते हैं, सोशल मीडिया को स्कैन करते हैं, उनके फैमिली को मिलते हैं, उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस फैमिली में था क्या, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस उनमें था क्या, और साथ साथ में जिन को वो मिले थे लास्ट 6 मंथ्स में उनसे बात करके ओवरऑल दे कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कारण हो सकता है, इलनेस स्ट्रेस था, डिस्ट्रेस था, या डिसऑर्डर था, या डिप्रेशन था, ये पता चलता है। मानसिक रोग हुआ तो पता चलता है। ऐसे समय में जब बड़े आईआईटी संस्थानों में भी कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट आई है, जान देने के बढ़े मामलों में जल्द दखल दिए जाने और इसके उपायों पर फौरन फैसले लेने की जरूरत है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अब बात झारखंड की। यहां के लातेहार जिले की फिजा बदल रही है। जहां कभी नक्सलियों की गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब गांव-गांव में ककहरा और पहाड़े की आवाज सुनाई देती है। यहां बच्चे खुद तो पढ़ ही रहे हैं, गांव के बुजुर्गों को भी पढ़ा रहे हैं। लातेहार जिला कभी नक्सल प्रभावित था, लेकिन आज यहां शिक्षा की बयार बह रही है। जिले के उदयपुरा गांव की 50 साल की सरोज देवी कहती हैं कि अनपढ़ होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन 10वीं क्लास में पढ़ने वाली इनकी पोती अर्चना अब इन्हें पढ़ा रही हैं। और तो और पड़ोस की करीब 20 महिलाएं भी पढ़ने आने लगी हैं। अब तो सब कोई साथी ठेपा लगाते थे अंगूठा, अब तो साइन भी कर लेते हैं, अपना नाम जानते हैं ना। अब तो बहुत बदलाव हो गया, सब चीज लिखने पढ़ने, अनपढ़ आदमी भी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वहीं अर्चना की साथियों ने भी अपने गांव में बुजुर्गों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये गांव-गांव तक फैल गया। पहले पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, अब लिखने पढ़ने अब जान गए हैं। बैंक में जाते हैं हम लोग तो अपना पर्ची उर्ची भर लेते हैं, तब किसी को जरूरी नहीं रहता है, अपने से हम लोग भर के अपना पैसा निकासी कर लेते हैं, जमा भी कर लेते हैं। पहले तो दिक्कत नहीं रहे, लेकिन बात रह कि मैंने ध्यान नहीं के रही, तो अब देखते देखते हम ध्यान कर ला पढ़े लिखे में। बच्चों का कहना है कि उनके घर के बुजुर्गों को अनपढ़ होने की वजह से काफी परेशानी होती थी। अब इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है बुजुर्गों को पढ़ाने की। मैं खुद स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं घर आके शाम को जब टाइम मिलता है तो अपने माता पिता, घर के आसपास के महिलाओं और पुरुष को थोड़ा पढ़ने में मदद करती हूँ। मेरे आसपास के सभी मतलब बड़े दादा दादी लोग को 1 घंटा पढ़ने के लिए मैं समय देता हूँ शाम को। अब आजकल ज़्यादा करके पैसा निकालने के लिए लोग ठग ले रहे हैं, इससे हमारे अच्छी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। गांव की मुखिया सुनीता देवी कहती हैं कि इस मुहिम से 8वीं के ऊपर के स्कूली बच्चे जुड़ गए हैं। 600 जगहों पर पाठशालाएं चल रही हैं। हम लोग पहले से ही ये पढ़ा रहे थे, लेकिन ये हमारा जो साक्षरता सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हमें बेटी का रूप में ये पढ़ाने का एक ये दायित्व मिला, और उसे हम लोग को एक रास्ता भी मिला कि हम सभी महिलाओं को एकजुट करके हम लोग रात में 1 घंटा पढ़ाने का काम किए, और उससे हमें ये देखने को आज मिला कि महिलाएं आज नाम ही नहीं लिखना, बल्कि क्या है कि वह अपने
वह पढ़ लिख करके अपने घर के बच्चों को आज पढ़ने का प्रेरित करती है, अपना नाम लिख ले पा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि वो अपना बैंक में जब जाती है तो बैंक में अपने से वो पर्ची भर करके अपना पैसा निकासी कर पा रही है और जमा भी कर रही है। दरअसल लातेहार आदिवासी बहुल जिला है। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का हाल बेहतर बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजना चलाई है। बच्चे खुद तो पढ़ ही रहे हैं, गांव के बुजुर्गों को भी पढ़ा रहे हैं। लातेहार से संजीव गिरी के साथ हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अनार